Good morning, everybody. How are you? I hope you are concentrate on your chapters and your studies regularly. Okay. In previous classes, we complete your Pol Science chapter number 1, and today we will be explain and discuss on chapter number 1 from economic. Okay. The story of village Palampur. आज आपका जो चैप्टर है वो इकोनॉमिक फैक्टर से है. ओके. आपका इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है, आज आपका इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ओके. ये जो चैप्टर है वो अगर आप स्पेशली इसको रीड करते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें एक स्टोरी है, एक विलेज जिसका नाम पालमपुर है. ओके. उस पालमपुर के अंदर क्या है बेटा कि वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है, वहाँ का ऑक्यूपेशंस क्या है, किस प्रकार वहाँ पर फिशिंग होती है, फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर्स होता है, और पालमपुर में और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर वहाँ की जो लाइफ है वो सर्वाइव करते हैं. इस सारे व्यू के ऊपर हमारा ये जो चैप्टर है आज जो डिपेंड है, ये एज ए स्टोरी है. इसको अगर आप चाहें तो रीड करके भी इंटरेस्टिंग मोड पर ला सकते हैं. इसमें ऐसा कुछ विशेष एक्सप्लेनेशन जैसा नहीं है. हम आज इसको एज ए स्टोरी के रूप में रीड करेंगे कि पालमपुर क्या था, पालमपुर का नाम पालमपुर कैसे आया, यहाँ के लोग क्या क्या करते थे. तो पालमपुर जो था, अगर सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू को डिटेल में पढ़ेंगे तो फर्स्ट हमारा जाता है कि ओवरव्यू ऑफ पालमपुर विलेज. इसके बारे में हमारे क्या क्या व्यू हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. उसमें फार्मिंग इज़ द मेन. इसमें क्या था कि ओवरव्यू में अगर हम देखें तो फार्मिंग जो है वो यहाँ का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ था इन द हाइपोथेटिकल विलेज नेम्ड द पालमपुर. और इस प्रकार की जो हाइपोथेटिकल जो ये जगह है इसका नाम जो है वो पालमपुर है. ठीक है. ये आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर इसका आ रहा है, तो हम इसको इकोनॉमिक्स के अंदर एक्सप्लेन भी करेंगे और काफ़ी इंटरेस्ट भी हम इसमें लेंगे. ठीक है. यस. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. ओके. The story of village Palampur is a narrative story based on a research study by the Gilbert Antonia of village in the Bulandshahr district in western Uttar Pradesh. The purpose of the story is it introduce some basic concept relating to production. ये जो स्टोरी है ये एक गांव है पालमपुर नाम का. वहाँ ये एक स्टोरी बेस्ड यानी नैरेटिव स्टोरी बेस्ड जो कहानी के रूप में हम इसको पढ़ेंगे. नैरेटिव होता है कथा. क्या होता है? कथा. यानी हम इसको एज ए कथा के रूप में पढ़ेंगे. और गिलबर्ट एटेनियन ऑफ ए विलेज इन यानी बुलंदशहर का डिस्ट्रिक्ट जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर आता है. इस पालमपुर का जो रिसर्च और स्टडी जो है वो गिलबर्ट नाम के व्यक्ति ने किया था, जिसका पर्पस जो था वो इंट्रोड्यूस यानी इस कहानी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है कि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो किस प्रकार से यानी किस प्रकार से यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ को अडेप्ट करते हैं, किस प्रकार से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं. तो इन दिस वेज वी आर गोइंग टू ओवरव्यू ऑफ पालमपुर विलेज. हम अभी पालमपुर विलेज जो है उसका ओवरव्यू जो है उसको हम पढ़ेंगे. ठीक है. यस. तो अब हम चलते हैं हमारे इस और देखिए फार्मिंग इज द. जब आप इसको काफ़ी कंसंट्रेट मोड में सुनेंगे देन एवरी कंसेप्ट आर क्लियर नाउ. सो प्लीज लिसन बी इन प्रॉपर वे. फार्मिंग इज the main productions activity in the hypothetical village named पालमपुर. ये कहता है कि फार्मिंग जो था यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटी थी, जिसको प्रोडक्टिव समझते हो, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है, या प्रोडक्ट में अंदर कुछ प्रोडक्टिव में और भी एक्टिविटीज इसके अंदर आएगी. हाइपोथेटिकल विलेज नेम्ड पालमपुर यानी एक काल्पनिक है ये. इस नाम का कोई भी विलेज एट प्रेजेंट नहीं है. हम सिर्फ कल्पना के आधार पर इसको करेंगे जिसका नाम पालमपुर है. अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज लाइक डेयरी, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉपकीपिंग आर द प्रैक्टिसाइड ऑन द लिमिटेड स्केल. ये कहता है
इसने बोला कि फार्मिंग जो है वो तो मेन ऑक्यूपेशन है ही सही, उसके साथ ही साथ में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर डेयरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, शॉपकीपिंग है एंड द प्रैक्टिस है द लिमिटेड स्केल। तो लिमिटेड स्केल्स के ऊपर इस प्रकार के प्रोडक्शंस भी यहाँ पर अचीव्ड हुए हैं। आगे बात समझ में बेटा। फिर उसके बाद ये कहता है यस तो उसके these productions activities need various types of resources like natural resources, man-made items, human efforts, money, etc. ये कहता है कि जितने भी प्रोडक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं नीड इनको आवश्यक होता है वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। देखिए जब भी किसी प्रोडक्शन को हम मोड पर लेंगे, आ रही बात समझ में, या कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसके लिए हमको कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार ये जो लिमिटेड स्केल के ऊपर जो प्रोडक्शंस था उसमें नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता हुई, मैनमेड आइटम्स की आवश्यकता हुई, ह्यूमन एफर्ट्स की आवश्यकता हुई और मनी की आवश्यकता हुई। क्यों? डेयरी का प्रोडक्शन कब होगा? जब वहाँ पर एक तो एनवायरमेंट नेचुरल एफर्ट्स होंगे, मनी होगी, ह्यूमन्स होंगे, तब जाके इस प्रकार के प्रोडक्शंस होंगे। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज की जो आवश्यकता थी इनको थी। पालमपुर इज हैविंग वेल डेवलप्ड रोड। पालमपुर जो है उसके रोड जो थे वो काफ़ी डेवलप्ड थे। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, इसके अंदर जो भी ऐसा कोई थिंग्स आएगा वो बहुत ही रेयर आएगा कि आपको इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये लाइन पता थी या नहीं थी। तो लिसन मी, पालमपुर हैज़ हैविंग वेल डेवलप्ड रोड। इसमें डेवलप्ड रोड थे इस गांव के अंदर। इट कनेक्ट्स पालमपुर टू अ बिगर विलेज रायगंज एंड द नियरेस्ट स्मॉल टाउन कॉल्ड द शाहपुर। ये कहता है कि पालमपुर जो है वो कनेक्टेड भी था एक बिगर विलेज, एक बड़े गांव से जिसका नाम था रायगंज, और एंड द नियरेस्ट, और उसी के जस्ट पास में एक स्मॉल टाउन था जिसका नाम था शाहपुर। यानी बाद में इसको कुछ समय के बाद में इसको एज ए टाउन के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो इससे ये गांव जो था वो कनेक्टेड था। Out of the 450 families living in Palampur, about 80 upper caste families own the majority of land and have large and the well constructed permanent house। ठीक है, यहाँ कहता है कि out of the 450 families, यानी 450 परिवार जो हैं, 450 फैमिलीज जो हैं, परिवार जो हैं, वो इस लिविंग इन पालमपुर के अंदर रहते थे। और 80% यानी अबाउट 80 अपर कास्ट फैमिली, इस 450 के अंदर 80 जो है नंबर ऑफ 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट थी, जिनको काफ़ी मेजॉरिटी जो है वो मिली हुई थी। इनके पास में लैंड था और तो और इनके पास में वेल कंस्ट्रक्टेड वेल परमानेंट जो हाउस थे। यानी कहने का मतलब ये है कि 450 फैमिलीज जो है वो इस गांव के अंदर सरवाइव कर रही थी। उसमें 80 फैमिलीज जो थी वो अपर कास्ट से बिलोंगिंग थी। आ रही बात समझ में? और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके पास में लैंड की, यानी उनके पास ज़मीन थी, उसकी मेजॉरिटी थी, और साथ ही साथ उनके पास में वेल परमानेंट, है ना, कंस्ट्रक्टेड मकान थे। यानी कुल मिलाकर के सुविधा युक्त अच्छे मकान जो थे वो इन लोगों के पास में थे। द एसीज यानी दलित इन द विलेज कंपेयर अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड द आर लैंडलेस लेबर। ये कहते हैं यानी एससी जो दलित होते हैं, अपन बोलते हैं ना कि जो शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं, जो अनुसूचित जाति नीचे वर्ग के अंदर जो व्यक्ति आते थे, वो पूरी पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा जो था इस पालमपुर के अंदर रहता था, सरवाइव करता था, और ये लैंडलेस थे। इनके पास में किसी भी प्रकार की ज़मीन नहीं थी। ये एज ए लेबरर्स थे, यानी ये क्या थे? लेबर थे, यानी लेबर के रूप में ये काम करते थे।
They live in one corner of the village in a smaller house, some of which are properly constructed with mud and straw. ये कहते हैं कि ये जो 1/3 की जो पॉपुलेशन है लैंडलेस भी थी और ये लेबोरियस भी थी, और ये एक गांव जो था उसके बिल्कुल कॉर्नर, चाहे आप आउटर साइड बोल दो या मतलब एक कॉर्नर साइड के अंदर एक छोटे छोटे मकान जो है वो अपने बना करके रहते थे, और उसके अंदर कुछ ने तो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जो घर है वो मड और स्ट्रा से बना रखा था। यानी गांव था, गांव के बिल्कुल आउटर कॉर्नर साइड पर इन लोगों ने अपने अपने जो मकान है, किसी ने एज ए टेंट, कोई ओपन एरियाज में रह रहा था, तो किसी ने यहाँ पर मड और स्ट्रा से अपने जो रॉ मटेरियल से बने हुए जो कच्चा हाउस होते हैं उसको बना करके अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे थे। मैनी हाउसेज इन पालमपुर हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। देखो ये कहता है कि पालमपुर जो गांव था इसके अंदर कुछ बहुत सारे यानी मैनी हाउस जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटिव कनेक्शन भी थे, यानी वहाँ पर बिजली की भी व्यवस्था थी, लेकिन कुछ घरों में थी। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग्स एंड द अदर बिजनेस यूनिट्स इन पालमपुर। ये कहता है इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो ट्यूबवेल के लिए भी थी, स्मॉल स्केल के अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग होती थी, और अदर बिजनेस यूनिट्स के लिए यहाँ पर बिजली की पूरी व्यवस्था थी। आगे बात समझ में। एंड दे लिव इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल भी था। एंड सिमिलरली ऑल द इंडियन विलेज हैव फार्मिंग एंड देयर मैन प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड सिमिलर नॉन फार्म एक्टिविटी। यानी कुल मिलाकर के यहाँ देखिए तो यहाँ फार्मिंग नॉन फार्मिंग दोनों प्रकार की एक्टिविटी थी। और अगर हम इसके जिस हिसाब से हम इसके ओवरव्यू को पढ़ रहे हैं तो उससे हमें लगता है कि ये थोड़ा डेवलप्ड विलेज था। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी सर्वाइव थी, प्रोडक्शंस भी था, एक्टिविटीज़ भी थी, लेबर्स भी थे, अपर क्लास लोग भी थे, वेल कंस्ट्रक्ट मकान भी थे, ट्यूबवेल। तो उससे पता लगता है कि ये टोटली डेवलप्ड जो गांव था। फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो जा रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है? लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, और उसके बाद में एक और आएगा ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, इसके 4 फैक्टर्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शंस में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन का संगठन, यानी किस प्रकार से प्रोडक्शंस को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो प्रोडक्शन जो था इज एन एक्टिविटी which gives the required goods and service. This require 4 elements which are called factor of production. ये कहता है कि प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ थी वो रिक्वायर्ड थी गुड्स एंड सर्विस, यानी सामान और उसकी जो सर्विस उसके ऊपर सारी एक्टिविटीज़ जो थी वो उसके ऊपर रिक्वायर्ड थी। और ये जो रिक्वायर्स यानी ये जो रिक्वायर्ड थी उसके 4 एलिमेंट्स थे, जो था लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो ये जितने भी फैक्टर्स थे वो चारों मिलकर के प्रोडक्शन कहलाए। कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट द फैक्टर आर। देखिए इसमें मैंने 4 फैक्टर्स आपको बताया, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अब लैंड जो है, लैंड का मतलब आप समझते ही हो कि ये एक नेचुरल रिसोर्सेज होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जिसके पास इसकी लीगल ऑथोराइट होती है वो उसका ऑनर होता है, और वो लैंड जो है उसको वो लैंड उसी की कहलाती है। जैसे आपने कभी सुना होगा गांव में अगर आपकी कोई फैमिलीज़ वगैरह सर्वाइव कर रही है तो हमारे पास में 10 बीघा ज़मीन है, हमारे पास में इतना है, तो वो लैंड कहलाता है। तो लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, इस लैंड के ऊपर ही हमको और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर है, मिनरल है, फॉरेस्ट है एक्सेट्रा हमको इसी लैंड के ऊपर मिलते हैं, और यहाँ ही से ही प्रोडक्शन चालू होता है। लैंड से क्या क्या मिल जाता है? लैंड पे फॉरेस्ट होते हैं, लैंड पे ही वाटर बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं जैसे बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो हमको बाय लैंड मिलता है, कॉपर है, जिंक है, फास्फोरस है,
पेट्रोलियम है, कोयला है, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो हमको बाय लैंड ही मिलता है। फिर आता है लेबर। जब लैंड पर इस प्रकार की फैसिलिटी या इस प्रकार के तत्व जब होते हैं तो हमें सेकंड फैक्टर की आवश्यकता होती है लेबर, ताकि लेबर जो है उसको किसी भी कहते हैं ना केमिकल या मशीनरी एक्टिविटी में डाल करके इस रिसोर्सेज को प्रोडक्शन के अंदर बदलते हैं। ऐसा ही अमूमन होता ही है, ठीक है। तो लेबर जो है फॉर द कैरिंग आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटी, इट मे बी मैनुअल वर्कर्स ऑफ हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सन। ये कहता है कि लेबर ऑफ द कैरिंग आउट ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को कैरिंग जो है वो लेबर करता है, और यही से मैनुअल वर्कर जो है वो हाईली स्किल्ड। इसमें कौन कौन से लेबर होते हैं? कुछ तो हाईली स्किल्ड होते हैं, कुछ एजुकेटेड पर्सन जो होते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर हमारा आता है फिजिकल कैपिटल, ठीक है। ये जो फिजिकल कैपिटल है ये 2 कैपिटल्स में बदला हुआ होता है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल का मतलब यहाँ होता है भौतिक पूंजी यानी करेंसी, पैसा, उससे रिलेटिव है। इस फिजिकल कैपिटल्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। क्या बताया मैंने? फिजिकल कैपिटल जो होता है उसका मतलब होता है भौतिक पूंजी यानी करेंसी, पैसा, ओके। अब ये जो होती है ये इंक्लूड्स होती है 2 सब कंपोनेंट्स में, ये 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल और सेकंड होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है सुन लीजिए। Assets or capital investment that are needed to start production of goods or service. Example, building, machine, tools, ranging for the flow and the generators, turbines, कंप्यूटर एक्सेट्रा। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है कि हम जहाँ पर हमारे रखे हुए पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। आपको आज ऑनलाइन के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता है, आपने किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके लिए बिल्डिंग, उसके लिए मशीनरी, उसके लिए टूल्स एक्सेट्रा थिंग को आप प्रोसेस में लाने के लिए, उसको खरीदने के लिए जो पैसा आप लगाओगे वो कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल। फिर आता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल जो होता है वो रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर यूज एट टाइम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। जब हम प्रोडक्शन को काम में चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, उस समय वर्किंग टाइम में जो पैसा हमारे हाथ में आता है, जैसे मान लो मेरी बात सुनो, आपके पापा के पास में 1 या 2 लाख रुपीज़ है, इकोनॉमिक है, मैथमेटिकल फैक्टर्स आएंगे ही आएंगे। आपके फादर के पास में 2 लाख रुपीज़ है, वो एक जनरल शॉप जो है उसको खोलना चाह रहे हैं। तो जनरल शॉप को खोलने के लिए क्या करेंगे? वो सबसे पहले तो फर्नीचर है, पॉट, छोटे छोटे जो पॉट्स हैं, ठीक है, शॉप की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपका जो फिक्स्ड कैपिटल है वो तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। फिर जैसे ही आपकी शॉप जो है वो ऑन रनिंग होकर के चलने लगेगी तो जो पैसा हमारे हाथ में आएगा वो क्या कहलाएगा? वर्किंग कैपिटल। कंसेप्ट आई थिंक दैट टू बी क्लियर, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ओके। फिर हमारा आता है ह्यूमन कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को एक बार लैंग्वेजेस में समझ लो कि रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर यूज्ड एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज to purchase raw material and services required and to sell finished good। यानी जब कोई बिजनेस चलता है तो क्या होता है कि गुड्स जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो प्रोसेस पर डलता है, फिर वो सेल हो जाता है, फिर वो पैसा होता है। तो वो पैसा जो राउंड फिगर में चलता रहता है वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल, ओके। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है मानव पूंजी। इज द नॉलेज एंड द एंटरप्राइज इट इज रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर ऑल द अबाव इनपुट टू द प्रोडक्ट द आउटपुट। यानी जो फिजिकल कैपिटल है, ठीक है, उसमें 2 पार्ट्स को मैंने एक्सप्लेन किया, ओके बेटा। एक था फिक्स्ड कैपिटल, एक था वर्किंग कैपिटल। इन दोनों कैपिटल को किस प्रकार से एंटरप्राइज किया जाए, किस नॉलेज के साथ उसको रिक्वायर्ड प्लेस पर टुगेदर पुट किया जाए
उसके लिए हमको आवश्यकता होती है ह्यूमन कैपिटल की। जब तक ह्यूमन नहीं होगा तो इस बिजनेस को, इस पूंजी को कैसे एक्टिविटी में लेगा और कैसे प्रोडक्शन में वापस डालेगा। तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो ऑल ओवर इनपुट और आउटपुट हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर इसकी आवश्यकता होती है। आ गई बात समझ में? तो आज का जो हमारा व्यू पॉइंट था, हमने आज स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को ओवरव्यू देखा। इस विलेज के अंदर हमने बताया कि इसमें फार्मिंग के साथ साथ में बहुत सारे प्रोडक्टिव जो फैक्टर हैं वो भी चलते हैं। यहाँ पर कहीं पर वेल कंस्ट्रक्ट मकान है, यहाँ पर 450 फैमिलीज़ जो हैं वो सर्वाइव करती हैं। उसमें 80 फैमिलीज़ जो हैं वो जनरल हैं और 1/3 ऑफ ऑल पॉपुलेशन आर SC कैटेगरी के हैं। जो भी हमारा रेशियो बचता है वो अदर कैटेगरीज के अंदर जाता है। जितने भी SC ST से रिलेटिव जो पर्सन है वो लेबरियस है, वो आउट ऑफ यानी जो पालमपुर है उसके कॉर्नर साइड पर रहते हैं, कुछ ओपन एरियाज़ में रहते हैं, कुछ कच्चे मकान बना करके रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी फैसिलिटीज़ हैं। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा ही होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी हमारा बिजनेस फैक्टर जो होता है आजकल एग्रीकल्चर्स भी जो है वो बिजली पर ही है। क्यों? क्योंकि ट्यूबवेल आदि से जो वाटर पंप के द्वारा पानी जो है इरिगेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से विलेज पालमपुर जो है वो वेल विलेज कहा जाएगा, डेवलप्ड विलेज कहा जाएगा। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी चलती है, रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। उसमें अंदर एक लैंड होता है, एक लेबर होता है, एक फिजिकल कैपिटल होता है जिसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को हमने पढ़ा। फिर इस फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल जो है उसको वर्क करने के लिए क्या किया, ह्यूमन कैपिटल्स को इसके अंदर इन्वॉल्व किया। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन नोट करना है, नोटेड होमवर्क क्वेश्चन। व्हाट इज द, नोटेड कीजिए होमवर्क क्वेश्चन को, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर? ओके, इस क्वेश्चंस को आपको फाइंड आउट करना है ताकि आप वापस इसके अंदर इन्वॉल्व होगे। इन्वॉल्व होने के बाद में आप इस चैप्टर्स की थीम को पढ़ोगे। जैसे ही आपको ये चैप्टर्स का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यू आर एबल टू आंसर जितने भी क्वेश्चन जो पुट होंगे उसके आंसर देने के लिए आप एबल हो जाओगे। यू विल बी एबल टू गिव एवरी आंसर्स। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा फार्मिंग इन पालमपुर, जो कि आपका पार्ट 2 जो इस चैप्टर का होगा उसके अंदर हम लोग जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। वे टू ग्रो मोर फॉर्म्स द सैम लैंड, इस लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इरिगेशंस होती है, किस प्रकार से सब्सटेंसेस जो हैं वो बनते हैं, इरिगेशंस का पैटर्न्स क्या है। तो ये जितने भी ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न मेथड ऑफ द फार्मिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, तो ये सारे फैक्टर्स को हम हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग है, जो 2nd मीटिंग्स है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर फार्मिंग इन पालमपुर के नाम से एक हेडिंग है जिसको आपको पहले से ही रीड करके रखना है ताकि आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब वे टू ग्रो मोर फार्म्स द सैम लैंड है, ट्रेडिशनल है, मॉडर्न है, यूज ऑफ HVY सीड्स है। इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ दिस चैप्टर इज HVY सीड्स। इसकी एक्सप्लेनेशन जब ये टॉपिक आएगा देन आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू। ओके बेटा, I hope that ki every concept are cleared now. If any problem, then we will be discussed in your next coming doubt class. Okay? Everybody, all concept are clear. जितना मैंने पढ़ाया, I hope that everybody has understood. आपको समझ में आ गया बेटा? No any problem. If any problem, that today's date are you mentioned and noted in your copy, then आप डाउट क्लास में मुझसे डिस्कस कर सकें। जैसे चैप्टर ओवर होगा देन आई विल बी पुट ए डाउट क्लास। आई मैनेज करूँगी, मैं 1 डाउट क्लास को मैं मैनेज करूँगी, देन यू विल बी पुट द एनी क्वेश्चन टू मी। ओके बेटा, राइट नाउ एंड कर दूँ मीटिंग को। नो एनी प्रॉब्लम हैव यू? ओके, थैंक यू, बाय बेटा।